श्रोतों के इस ढेर में फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कहानी, धर्म, अध्यात्म और जीवन की, और खास तौर पर इसके अध्याय 441 से 460 पर। हाँ, यह अध्याय नूह नाम के किरदार के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक ऐसी दुनिया है जहाँ शक्ति है, साजिश है और गहरे रहस्य हैं। नूह इसी में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। और इन अध्यायों में काफी कुछ होता है। उसकी ताकत बढ़ती है, रिश्ते उलझते हैं और एक बड़ा टूर्नामेंट भी है जहां दांव बहुत ऊंचे हैं। सही। तो आज हमारा मकसद है इस कहानी के जरूरी हिस्सों को समझना। नूह की चालें क्या हैं और ये सब घटनाएं उसकी दुनिया को, उसके भविष्य को कैसे बदल रही हैं। सिर्फ कहानी नहीं, उसके पीछे का मतलब। एकदम। हम नूह के किरदार को परत दर परत देखेंगे, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी चालाकी और कैसे वो अपने लक्ष्यों के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। साथ ही शक्ति का ढांचा कैसा है, साधना की बारीकियां क्या हैं और जो संघर्ष उभर रहे हैं उन पर भी नजर डालेंगे। ये सिर्फ कहानी का प्लॉट नहीं है, ये एक किरदार का और एक दुनिया का विकास है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प चर्चा। कहानी की शुरुआत होती है नूह और एक सीनियर योद्धा एथीना, इनकी एक मुलाकात से। नूह पहले उसे थोड़ा परेशान सा करता है, फिर खाना बनाकर उसे खुश करने की कोशिश करता है। उसे पता है खाना एथीना की कमजोरी है, लेकिन ये सिर्फ दोस्ती जैसा नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं। ऊपर से तो लगता है कि वो बस माहौल ठीक कर रहा है, लेकिन नूह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो चुपके से एथीना पर एक स्किल इस्तेमाल करता है, वासना प्रेरण या लस्ट इंडक्शन। अच्छा, वासना प्रेरण, ये तो खतरनाक लगता है। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये असल में भविष्य के लिए एक चाल है। वो एथीना को प्रभावित करने, शायद बाद में कंट्रोल करने की नींव रख रहा है। वो उसे सिर्फ एक साथी नहीं समझ रहा, वो उसे सेलेस्टियल्स के खिलाफ एक संभावित हथियार की तरह देख रहा है। ये उसकी प्लानिंग और ठंडे दिमाग वाली फितरत दिखाता है। और ठीक इसी समय नूह का एक क्लोन भी कुछ कर रहा है। वो किसी गुप्त मिशन पर है। जी हाँ, वो एक खजाने की तलाश में है और उसे एक झरने के पीछे छिपी हुई गुफा मिलती है। काफी नाटकीय है। गुफा, क्लासिक। क्या मिलता है वहां? 2-3 बहुत जरूरी चीजें। एक तो प्रिज्मेटिक ऑरोरा स्प्रिंग वाटर, ये पानी हीलिंग और शक्ति बढ़ाने वाला है। दूसरा, एक रहस्यमयी नीला क्रिस्टल, शायद कोई विरासत है या कोई शक्तिशाली ज्ञान का स्रोत। और साथ में एक प्रिज्मेटिक ऑरोरा पर्ल भी, जिससे वो स्प्रिंग वाटर दोबारा बनाया जा सकता है। ये सारी खोजें नूह की ताकत बढ़ाने के लिए, खासकर पानी वाले तत्व से जुड़ी ताकतें, उनके लिए बहुत अहम है। ये सिर्फ चीजें नहीं, ये रणनीतिक संपदा है। और तभी एक और खुलासा होता है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। पता चलता है कि नूह ने एथेना के गुरु ग्रैंड मास्टर लुओ को मारा था, और अब लुओ की यादें नूह के पास हैं। हाँ, और उन यादों में एथेना के अतीत के गहरे राज भी हैं। बाप रे, ये तो नूह के किरदार को एक बिल्कुल अलग अंधेरी रोशनी में दिखाता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि वो अपने लक्ष्य पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जानकारी और हेरफेर ये उसके सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर लुओ की यादें होने का मतलब है कि उसके पास एथेना की कमजोरियों, उसके इमोशनल ट्रिगर्स की चाबी है। वो इन यादों और वासना प्रेरण का इस्तेमाल करके एथेना के साथ अपने रिश्ते को ऐसे मोड़ेगा कि वो अनजाने में नूह का काम करे, सेलेस्टियल्स के खिलाफ। मतलब वो रिश्तों को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बहुत चालाक और निर्मम भी। ठीक है, अब आते हैं नूह की शक्ति बढ़ाने पर। उसके क्लोन को झड़ने से विरासत मिली जल का शिष्य तकनीक, और एक परम कौशल भी। इसमें हिमयुग और सुनामी बुलाओ जैसी जबरदस्त क्षमताएं हैं। ये सिर्फ ताकत बढ़ाने जैसा नहीं लगता। नहीं, ये सिर्फ ताकत बढ़ाना नहीं है, ये उसकी शक्ति की प्रकृति को ही बदल रहा है। जल का शिष्य से उसे एक वाटर ओरिजिन कोर बनाने की क्षमता मिलती है। वाटर कोर? उसके पास तो पहले से फायर कोर था ना, है ना? हाँ, यही बात है। अब उसके पास अग्नि और जल, 2 विरोधी तत्व के कोर होंगे। ये उसके शरीर में एक संतुलन बनाएंगे। अग्नि देती है विस्फोटक शक्ति और जल देता है शांति, स्थिरता, लचीलापन। ये संतुलन उसे ज्यादा शक्तिशाली तो बनाएगा ही, साथ ही युद्ध में ज्यादा टिकाऊ और अनुकूलनीय भी बनाएगा। ये उसकी मौलिक संरचना को ही बदल रहा है। फिर नूह कुछ ऐसा करता है जो सुनने में ही पागलपन लगता है। वो एक साथ 2 विरोधी नियमों, अग्नि और जल की साधना करने की कोशिश करता है। बताया गया है कि प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है, लेकिन प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। ये तो आग से खिलने जैसा हुआ। बिल्कुल।
ये उसके रिस्क लेने वाले स्वभाव को दिखाता है। वो सीमाओं को आजमाने से डरता नहीं। दर्दनाक इसलिए है क्योंकि विरोधी ऊर्जाएं शरीर में टकराती हैं, उसे लगातार नुकसान पहुंचाती हैं। पर यही उसकी खासियत है। फायर और वाटर कोर से निकली ऊर्जा उसे तुरंत ठीक भी करती है और इस पूरी प्रक्रिया में उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। ये खतरनाक संतुलन है, पर इससे ऊर्जा सोखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। और कहानी यही नहीं रुकती, ये तो और भी अविश्वसनीय हो जाता है। वो 2 और नियम, भाग्य और अराजकता, इनको भी साधना में जोड़ लेता है। एक साथ 4 नियम। 4? क्या ये मुमकिन भी है? सामान्य तौर पर तो बिल्कुल नहीं। ये नूह की असाधारण प्रतिभा और शायद उसकी अद्वितीय उत्पत्ति क्षमता की वजह से मुमकिन है। ये क्षमता उसे कानूनों को तेजी से समझने और सोखने में मदद करती है, और शायद इन बदलावों को दूसरों से छिपाने में भी। इससे उसे ऐसी रफ्तार से शक्ति मिलती है जो दूसरों के लिए सोचना भी मुश्किल है। और दिलचस्प बात यह है कि भाग्य और अराजकता के नियम असल में अग्नि और जल के टकराव को थोड़ा शांत करने, संतुलित करने में मदद करते हैं। अच्छा, तो वो एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि संभालते हैं? हाँ, कुछ हद तक। ये दिखाता है कि वो न सिर्फ शक्तिशाली है, बल्कि अपनी अलग-अलग शक्तियों में तालमेल बिठाने में भी बहुत चतुर है। और नतीजा? कुछ ही दिनों में उसके स्टैट्स आसमान छूते हैं। भाग्य रेखाएं 174 के से 256 के, अराजकता कण 146 के से 224 के, अग्नि और जल कोर स्टेज 3 पर पहुंच जाते हैं, और कानूनों की समझ 31% तक बढ़ जाती है। ये तो कमाल की तरक्की है। हाँ, ये प्रगति अभूतपूर्व है। सर्वोच्च नियमों में इतनी जल्दी इतनी महारत हासिल करना उसे अपने लेवल के बाकी योद्धाओं से बहुत आगे ले जाता है। कोर का स्टेज 3 पर पहुंचना उसकी मौलिक शक्तियों को एक नए लेवल पर ले जाता है। उसकी कुल युद्ध क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वो तेजी से एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। और उसका क्लोन, वो भी कुछ कर रहा था। हाँ, वो क्लोन भी पीछे नहीं है। वो एक और शक्तिशाली चीज बना रहा है, हाइड्रोमैंसर का मेंटल नाम का एक सुप्रीम ट्रेजर कवच। इसे बनने में 72 घंटे लगेंगे। लगता है नूह हर तरफ से तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। वो लगातार अपनी काबिलियत बढ़ा रहा है, चाहे साधना हो या फिर शक्तिशाली उपकरण बनाना। ये कवच उसके शस्त्रागार में एक और जरूरी इजाफा होगा, खासकर उसकी पानी वाली ताकतों को देखते हुए। चलिए अब वापस मुख्य कहानी पर आते हैं। नूह, जो क्रिक्सिस के भ्रेष में है, और एथिया एक बड़े टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है 2 जाने-माने ग्रैंडमास्टर से, जेंडर और लीला। ये दोनों शक्तिशाली हैं, लेकिन नूह और एथीना को अनुभवहीन समझकर उनका मजाक उड़ाते हैं। लीला तो एथीना के सर पर ऐसे थपथपाती है जैसे वो कोई बच्ची हो। वाह, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को हल्के में ले रही है। क्लासिक। ये बिल्कुल वही है, स्थापित पदानुक्रम और नई उभरती प्रतिभा के बीच का क्लासिक तनाव। जेंडर और लीला सालों से ग्रैंडमास्टर हैं, उनकी एक इज्जत है। नूह और एथीना तेजी से उभरे हैं, पर उन्हें अभी खुद को साबित करना है। जेंडर और लीला का बर्ताव दिखाता है कि पुरानी पीढ़ी अक्सर नई पीढ़ी की क्षमता को कम आंकती है, उन्हें गंभीर खतरा नहीं मानती। ये नूह और एथीना के लिए एक चुनौती भी है और शायद प्रेरणा भी। टूर्नामेंट का माहौल भी जबरदस्त है। सेलेस्टियल्स हैं, प्राइम वर्ल्ड्स के लोग हैं, और यहां तक कि डार्क एक्सपेंस के जासूस भी मौजूद हैं। माल्थस उनका नेतृत्व कर रहा है। सब जानकारी इकट्ठा करने आए। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, शक्ति प्रदर्शन का मंच लग रहा है। सही कहा, और दांव बहुत ऊंचे हैं। टूर्नामेंट का मुख्य इनाम है चमकदार इंद्रधनुषी ओस, एक ऐसी दुर्लभ चीज जो किसी को भी सीधे वर्ल्ड रैंक तक पहुंचा सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वर्ल्ड रैंक मतलब दुनिया के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों का स्तर। ये तो बहुत ही बड़ा इनाम है। बिल्कुल, ये सिर्फ व्यक्तिगत शक्ति का सवाल नहीं है, ये रणनीतिक शक्ति संतुलन का सवाल है। एक नया वर्ल्ड रैंक विशेषज्ञ किसी भी खेमे के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। यही कारण है कि डार्क एक्सपेंस के बड़े खिलाड़ी ग्रैंड मैजिशियन एंड्रयू सिम, वैम्पायर शासक व्लादिवोस्तोक और यहाँ तक कि डेमन लॉर्ड वोल्ड्रेड भी इस पर इतनी बारीकी से नजर रख रहे हैं। वो नूह, जिसे वो क्रिक्सिस समझ रहे हैं, कि क्षमता का अंदाजा लगा रहे हैं। उन्हें लगता है क्रिक्सिस उनकी तरफ है। हाँ, उन्हें लगता है कि क्रिक्सिस उनकी तरफ का है, इसलिए उसकी जीत उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। ये टूर्नामेंट सिर्फ योद्धाओं के बीच नहीं, बड़ी शक्तियों के बीच भी एक तरह का प्रॉक्सी युद्ध जैसा है। तो टूर्नामेंट शुरू होता है
और पहले ही बड़े मैच में एथेना का सामना होता है ग्रैंड मास्टर लीला से। लीला, जिसके पास एथेना से लगभग 2 गुनी भाग्य रेखाएं हैं, शुरुआत में हावी रहती है, जैसा कि उम्मीद थी। लेकिन फिर एथेना कुछ कमाल का करती है। वो अपनी खास युद्ध क्षमता का इस्तेमाल करती है, लड़ाई को एक नृत्य में बदल देती है। वो लीला के हमलों का अंदाजा लगाती है, उन्हें चकमा देती है और लीला की लय को पूरी तरह बिगाड़ देती है। हाँ, लीला तो उसे बच्ची समझ रही थी और एथेना ने लड़ाई के नियम ही बदल दिए। वो लीला को लगातार दबाव में रखती है और आखिरकार उसे हरा देती है। ये तो जबरदस्त उलटफेर हुआ। ये एथेना के असाधारण युद्ध कौशल और उसकी अनोखी क्षमता का शानदार प्रदर्शन था। ये साबित करता है कि सिर्फ कोरी ताकत ही सब कुछ नहीं होती, रणनीति, कौशल और अप्रत्याशितता भी उतने ही जरूरी हैं। इस जीत ने न केवल उसे आगे बढ़ाया, बल्कि ज़ैंडर और लीला जैसे स्थापित ग्रैंड मास्टर्स को भी हिलाकर रख दिया। एथेना की इस चौंकाने वाली जीत के बाद सबकी नजरें नू पर थीं, जो क्रिक्सस के भेष में था। उसका सामना हुआ इलियास नाम के एक और प्रतिभाशाली दिव्य प्राणी से। नू पहले तो अपना अविश्वसनीय रक्षा कवच दिखाता है, सुनहरा वस्त्र, मीनार जैसी ढाल, तैरते हुए हथौड़े। इलियस उसे भेद ही नहीं पाता। ये उसकी बढ़ी हुई शक्ति और शायद उसके वो फायर और वाटर कोर के तालमेल का नतीजा है। उसकी रक्षा अभेद्य सी लगती है। और फिर अचानक वो हमला करता है सेवर नाम के एथर हमलों का इस्तेमाल करके। वो आसानी से जीत जाता है। एथर का इस्तेमाल, ये तो डार्क एक्सपेंस वालों को जरूर चौंका गया होगा। डार्क एक्सपेंस के शक्तिशाली प्राणियों का ध्यान भी खींचता है। डेमन लॉर्ड वोल्ड्रेड को तो शक भी होता है कि उसने ये एथर पहले कहीं देखा है। ये भविष्य में नू की असली पहचान या उसके कनेक्शन के खुलने का संकेत हो सकता है। ये नू की तरफ अनचाहा ध्यान खींच सकता है। इसके बाद 2 विशेष अस्तित्व अपनी ताकत दिखाते हैं। 3 आंखों वाला फेट चाइल्ड सेकंडों में जीत जाता है। वो स्पेस टाइम और भाग्य के नियमों पर अपनी महारत दिखाता है। बस अपने प्रतिद्वंदी के सामने प्रकट होता है और उसके गर्दन पर ब्लेड रख देता है। खेल खत्म। और दूसरी विशेष अस्तित्व ग्रैंड मास्टर लाइट, जो प्रकाश कणों से बनी है, वो शुद्ध सार मतलब भाग्य और प्रकाश का इस्तेमाल करके ग्रैंड मास्टर ज़ैंडर को आसानी से हरा देती है। ज़ैंडर को जवाबी हमला करने का मौका तक नहीं मिलता। ये दिखाता है कि ये विशेष अस्तित्व कितने अलग लेवल पर हैं। सामान्य ग्रैंड मास्टर्स उनके सामने टिक ही नहीं पा रहे। हाँ, वे न केवल एक बल्कि 2 सर्वोच्च नियमों में माहिर हैं, जो उन्हें असाधारण रूप से शक्तिशाली और खतरनाक बनाता है। उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तो नतीजा ये होता है कि शुरुआती राउंड में ज़ैंडर और लीला जैसे बड़े नाम बाहर हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि नूहा और एथेना दोनों विशेष अस्तित्वों के साथ आसानी से टॉप 4 में पहुंच जाते हैं। कई लोगों के लिए ये वाकई चौंकाने वाला रहा होगा। ये स्थापित व्यवस्था के लिए एक झटका है और नई पीढ़ी के उदय का साफ संकेत है। सेमीफाइनल से पहले ग्रैंड मास्टर वेड्रिल उनसे उनकी जीत की संभावना पूछते हैं। एथेना थोड़ी यथार्थवादी है, वो कहती है 60%, लेकिन नूहा वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है 100% संभावना। क्या ये सिर्फ उसका अहंकार है या उसके पास सच में कोई तुरूप का इक्का है? वो किन ऑफ टेरर स्किल ट्री की और क्षमताओं का इस्तेमाल करने की भी योजना बना रहा है। नूह का 100% आत्मविश्वास शायद उसकी हालिया शक्ति वृद्धि और उसकी गणनात्मक प्रकृति का प्रतिबिंब है। वो शायद पहले से ही फाइनल तक का रास्ता देख रहा है। एथेना का अनुमान उसकी समझदारी और विशेष अस्तित्वों की शक्ति के प्रति सम्मान को दिखाता है, और नूह की योजना बताती है कि वो अभी भी अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। उसके पास और भी दाव है। सेमीफाइनल मुकाबले एक साथ होते हैं। एक तरफ नूह बनाम ग्रैंड मास्टर लाइट, दूसरी तरफ एथेना बनाम 3 आंखों वाला फेट चाइल्ड। नूह इस बार कुछ नया दिखाता है, अपना 18 गार्ड वाला राजसी कवच रूप, 2 जोड़ी पंख, तैरते हथौड़े, घूमती ढालें। वो सचमुच एक चलता फिरता सुनहरा टैंक लग रहा था। ये उसकी एक किन ऑफ टेरर स्किल ची की एक उन्नत क्षमता लगती है, जो उसकी रक्षा और हमले दोनों को कई गुना बढ़ा देती है। नूह अपने जबरदस्त हमले और अभेद्य रक्षा से ग्रैंड मास्टर लाइट पर पूरी तरह हावी हो जाता है। लाइट अपने भाग्य और प्रकाश के हमलों से कोशिश करती है, पर नूह की रक्षा को भेद नहीं पाती। नूह मुक्ति का प्रहार जैसे शक्तिशाली कौशल का इस्तेमाल करके उसे हरा देता है। दूसरी तरफ अथीना 3 आंखों वाले फेट चाइल्ड के स्पेस टाइम और भाग्य के हेरफेर का मुकाबला करने के लिए एक अविश्वसनीय रणनीति अपनाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद? ये कैसे? हाँ,
वो अपनी अनोखी क्षमता और अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करके उसके हमलों को महसूस करने और उनसे बचने की कोशिश करती है। वो स्पेस टाइम के मुड़ने और भाग्य के पूर्वानुमान को महसूस करके प्रतिक्रिया दे रही थी, बिना देखे। वाह, ये तो कमाल की रणनीति है। क्या ये काम करती है? कुछ समय के लिए ये काम करती भी है। वो फेट चाइल्ड को भी हैरान कर देती है, लेकिन आखिरकार 2 सर्वोच्च नियमों की शक्ति बहुत ज्यादा साबित होती है। फेट चाइल्ड अपने हमलों को तेज करता है और अथीना हार जाती है। ओह, लेकिन फिर भी क्या प्रदर्शन था। बिल्कुल, एथीना की हार के बावजूद उसका प्रदर्शन शानदार था। उसने दिखाया कि वो विशेष अस्तित्वों को भी कड़ी टक्कर दे सकती है, भले ही वो सिर्फ एक नियम में माहिर हो। आंखें बंद करके लड़ने की उसकी रणनीति उसकी असाधारण प्रतिभा और अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। तो फाइनल तय होता है नूह क्रिक्सिस बनाम 3 आंखों वाला फेट चाइल्ड। 2 असाधारण प्रतिभाएं आमने सामने, दोनों हवा में एक दूसरे का सामना करते हैं। माहौल में तनाव एकदम चरम पर है। दर्शक अंतिम जबरदस्त मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और तभी सब कुछ बदल जाता है। एक जबरदस्त अधिकारपूर्ण आवाज गूंजती है जो हर किसी की आत्मा को कंपा देती है। आसमान में एक विशालकाय पहाड़ जैसा दिव्य जानवर प्रकट होता है, एक एलिकॉन, जिसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से ज्यादा है, शायद वर्ल्ड रैंक से भी ऊपर, तारा निर्माण क्षेत्र में। और उस एलिकॉन पर एक रहस्यमयी धुंधली सी आकृति खड़ी है। उसका आभा मंडल और दबाव इतना ज्यादा है कि वर्ल्ड रैंक ग्रैंड मास्टर ओनेलिस सहित मैदान में मौजूद सभी ग्रैंड मास्टर्स तुरंत घुटने टेक देते हैं। ओनेलिस भी, जो खुद वर्ल्ड रैंक का है। हाँ, और नूह जो हवा में तैर रहा था, उसे भी एक अदृश्य जबरदस्त शक्ति नीचे खींच लेती है और घुटनों पर ला देती है। ये तो पूरी तरह से अप्रत्याशित और नाटकीय मोड़ है। इस रहस्यमय आकृति का आना, जिसकी शक्ति साफ तौर पर ओनेलिस और उस शक्तिशाली एलिकॉन से भी कहीं ज्यादा लगती है, सब कुछ बदल देता है। टूर्नामेंट अचानक रुक जाता है। तो ये कौन है? इनके इरादे क्या हैं? ये एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया है। हाँ, एकदम। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के इन अध्यायों पर हमने नूह की चालाक योजनाओं को देखा, कैसे वो रिश्तों को हथियार बनाता है, जैसे एथीना के साथ उसका बर्ताव और उसके गुरु की यादों का संभावित गलत इस्तेमाल। हमने उसकी अविश्वसनीय शक्ति वृद्धि को भी देखा, कैसे उसने विरोधी तत्वों अग्नि और जल को साधा और फिर उसमें सर्वोच्च नियमों भाग्य और अराजकता को जोड़कर अपनी साधना को एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया। ये सिर्फ शक्ति नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता का भी प्रदर्शन था। टूर्नामेंट ने हमें स्थापित शक्तियों और नई प्रतिभाओं के बीच का टकराव दिखाया। एथेना का वो नृत्य वाला मुकाबला और नूह का एथर का इस्तेमाल, ये यादगार पल थे। और हाँ, विशेष अस्तित्वों की ताकत का भी अंदाजा हुआ। बिल्कुल, टूर्नामेंट ने न केवल किरदारों की सीमाओं का परीक्षण किया, बल्कि बड़ी शक्तियों, खासकर डार्क एक्सपेंस की रणनीतिक रुचि को भी उजागर किया। वो नूह मतलब क्रिक्सिस को एक महत्वपूर्ण मोहरे के रूप में देख रहे हैं। एड्रुसिम, व्लादिवोस्तोक, वॉल्ड्रेड जैसे बड़े नामों की नजर उस पर है, जो कहानी में एक और परत जोड़ता है। और अंत में वो चौंकाने वाला मोड़, सब कुछ फाइनल मुकाबले के लिए तैयार था और तभी उस रहस्यमयी सर्वशक्तिशाली हस्ती का आगमन होता है। हमने देखा कि नूह कैसे शक्ति और चालाकी दोनों में बढ़ रहा है। टूर्नामेंट ने शक्ति संतुलन की अस्थिरता दिखाई, लेकिन इस रहस्यमयी आकृति का आगमन शायद खेल के नियमों को ही बदल सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, ये रहस्यमय इतनी ज्यादा शक्तिशाली हस्ती कौन है, जिसका दबाव वर्ल्ड रैंक ग्रैंड मास्टर्स को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है? उनका अचानक प्रकट होना नूह के लिए, टूर्नामेंट के लिए और प्रकाश और अंधकार के बीच चल रहे बड़े संघर्ष के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये कोई जानी पहचानी शक्ति है या कुछ पूरी तरह से नया और अप्रत्याशित? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर करता है और आगे की कहानी के लिए मंच तैयार करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।